तो आज हमारा चैप्टर है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल। इसको सबसे उसका पहला जो मॉलिक्यूल रहता है क्रोमेटिन रहता है। क्रोमेटिन में ही सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। अब बोलेंगे क्रोमेटिन और क्रोमोसोम अंतर क्या है। क्रोमेटिन जो है जो जनरल कंडीशन रहती है ना न्यूक्लियस की, वो रहती है। लेकिन जब सेल का डिवीजन होता है ना, तो यही क्रोमेटिन आपस में कॉइलिंग होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है। जनरली अपन देखेंगे क्रोमेटिन को एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्हें धागे जैसी संरचना आती है, और जो कि डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। डीएनए की लंबाई अपन देख रहे थे, एक जो क्रोमोसोम है उसमें जो डीएनए की लेंथ है वो लगभग 3.2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और पूरे क्रोमोसोम्स की डीएनए की लेंथ अपन अगर कैलकुलेट करें, एक न्यूक्लियस के जितने क्रोमोसोम है उसके अगर डीएनए को अगर स्ट्रेच करेंगे तो वो लगभग 6 फीट का एक इंसान के हाइट जितना डीएनए पाया जाता है एक न्यूक्लियस में। एक न्यूक्लियस में ना अपन मल्टी न्यूक्लिएटेड इंसान है, मल्टी यानी मल्टी सेलर है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या है, धागेनुमा संरचना होती है जिसमें डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं ना, उसमें गुथे हुए रहते हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल रहता है वो एक स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन, इसको बोलते हैं हिस्टोन। ये टैबलेट जैसी संरचना होती है, आगे फोटोज दिखाऊंगी। ये टैबलेट जैसी संरचना होती है, इसी में पूरा कॉइलिंग रहती है डीएनए। ठीक है, इसी में पूरी ऐसा कॉइलिंग रहती है डीएनए की। और उसी को क्या बोलते हैं, इस क्रोमेटिन को ही इसलिए क्या बोलते हैं, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी जो हमारा क्रोमेटिन होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के जुड़ने से बनता है, इसे क्या बोलते हैं, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये बनाते हैं क्या, क्रोमेटिन बनता है। जो क्रोमेटिन होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। पहला है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा बोलते हैं यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन है कंडेंस रहते हैं, पूरा गुच्छा जैसा है, पूरा आपस में उलझे हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड हेट्रोक्रोमेटिन। और जो यूक्रोमेटिन होता है वो एक्सटेंडेड के लंबे लंबे धागे जैसे, इन्हें पूरा खुला हुआ रहेगा, धागे जैसे खुला रहता है ना, तो उसको एक्सटेंडेड क्रोमेटिन होता है। ठीक है। और यही जो है जेनेटिक मटेरियल का बल्क बनाते हैं, सबसे ज्यादा बल्क इसी से बनता है। अपन तो देखेंगे धागे धागे क्या हो गया है, लेकिन अंदर खोल के देखे तो पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर अंदर तक का पूरा भरा रहता है। इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो डबल हेलिक्स होता है, जो कि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल टेबलेट जैसी संरचना होती है, उससे पूरा उसका सेंट्रल कोर रैपिंग रहता है डीएनए से। ठीक है। और ये जो बेसिक यूनिट होता है क्रोमेटिन का, जो डीएनए और हिस्टोन 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है। यानी डीएनए का फाइबर रहेगा, डीएनए का एक हेलिक्स रहेगा, और उसमें क्या रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन कॉइलिंग रहेगी। ठीक है, मैं फोटो दिखा देती हूँ, समझ में आएगा। ये देखिए, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ऐसे पूरी कॉइलिंग रहती है। तो इतना जो पोर्शन होता है ये अपना न्यूक्लियोसोम कहलाता है, जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के मॉलिक्यूल से बनता है एक पोर्शन से। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 147 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का 147 बेस पेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। यानी ये भी क्या है, पोर्शन है। ठीक है, प्रोटीन के साथ पोर्शन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो डीएनए का पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। डीएनए के फ्रैक्शन को जीन्स बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये लगभग 8 हिस्टोन प्रोटीन, इसको बोलते हैं ऑक्टोमर। 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टोमर में पूरा रैप रहता है, पूरा कॉइलिंग रहती है उसकी। और जो न्यूक्लियोसोम रहता है हिस्टोन प्रोटीन के, और हिस्टोन प्रोटीन और क्या बोलना चाहिए, डीएनए के फ्रेगमेंट से पूरी तरह से कवर रहता है, और एक क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण होता है। न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम कैसा रहेगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल पूरी तरह से गुथा रहेगा, वही फिर क्या बनता है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, बेसिक प्रोटीन होता है। बेसिक प्रोटीन मीन उसका नेचर अल्कलाइन रहता है। तो इसमें दो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कोर प्रोटीन होता है और लिंकर हिस्टोन होता है। ठीक है, कोर हिस्टोन और लिंकर हिस्टोन, मैं उसको फोटो दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। ये देखो, ये जो चार
1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टोमर संरचना होती है प्रोटीन की, जिसमें डीएनए पूरा इस तरह से गुथा हुआ होता है। तो ये दोनों, ये क्या है, कोर प्रोटीन कहलाते हैं, जो सेंटर में पाए जाते हैं। और ये जो है, ये लिंकर प्रोटीन है, H1 और H5 होते हैं, जो लिंकर प्रोटीन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो कोर प्रोटीन में, कोर हिस्टोन में कौन कौन है? H2A, H2B, H3 और H4। ये जो चार हिस्टोन है, ये कोर प्रोटीन, कोर हिस्टोन का निर्माण करते हैं। और H1 और H5 जो है वो लिंकर यानी लिंक करने का काम करते हैं। और जी ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, अब ये सोचो कि इतने सारे प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन ही क्यों डीएनए में जो है जेनेटिक मटेरियल का निर्माण वही क्यों कर रहा है, और एल्बुमिन क्यों नहीं किया, फाइब्रोनोजन क्यों नहीं किया? इतने सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, तो उन लोग इसके अंदर क्यों नहीं गए? उसका एक कारण है। क्या कारण है? जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बेसिक अमीनो एसिड जैसे लाइसिन और आर्जिनिन की जो मात्रा है, इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसका नेचर को बेसिक बना देता है। और यही जो बेसिक नेचर है हिस्टोन का, वो क्या करता है, डीएनए के जो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो वहीं से ये अटैच होता है। ठीक है, यानी हिस्टोन प्रोटीन का जो लाइसिन और आर्जिनिन का नाइट्रोजन वाला पार्ट रहता है, नाइट्रोजन वाला पार्ट पॉजिटिव रहता है, और फॉस्फेट वाला जो पार्ट होता है वो निगेटिव होता है। तो ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, तब जाके हिस्टोन डीएनए का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, और यही जो हिस्टोन है, वो डीएनए को न्यूक्लियोसोम में बाइंड करके रखता है। टेबलेट फॉर्म में अपन देखे ना, टेबलेट में पूरा धागा बंधा हुआ है इस तरह से। ये केवल किसकी वजह से हो रहा है? हमारे आर्जिनिन, लाइसिन और डीएनए के फॉस्फेट जो बॉन्ड है उससे हो रहा है, फॉस्फेट और आर्जिनिन और लाइसिन से। ठीक है, और कोई कॉइलिंग नहीं कर सकता, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन रखा गया स्पेशली इसके लिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, पूरे क्रोमेटिन नेट में पूरे उलझे उलझे ऐसे इसी फॉर्म में रहता है नॉर्मल कंडीशन में। इसी फॉर्म में क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। ये खुला फॉर्म है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये डेंस फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म, और ये एक्सटेंडेड फॉर्म इसका क्रोमेटिन का। जब सेल डिवीजन होता है उस समय ये इस तरह से पैकिंग हो जाती है पूरी, ऐसे स्ट्रक्चर पूरा पैक हो जाता है, इसको बोलते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम। ये एक सेल डिवीजन का पार्ट। और इसी का अपन एक्सटेंड करेंगे और ज्यादा, उसको माइक्रो स्ट्रक्चर में जाएंगे तो क्रोमेटिन फाइबर में देखेंगे, ये पूरे हिस्टोन प्रोटीन पूरे डीएनए के साथ गुथे हुए हैं। और उसको खोलेंगे तो कैसे दिखेगा? न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिन फाइबर किससे बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से बना है। न्यूक्लियोसोम को खोलेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए हमको अलग से दिखेगा। और इसी को और खोलेंगे हिस्टोन को, तो हिस्टोन में जो धागे नुमा संरचना है वो है डीएनए। ऐसे हेलिकल संरचना होती है, दो सीढ़ी सीढ़ी से अपन जाते हैं ना, घुमावदार सीढ़ी जो होती है, वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये अपन स्ट्रक्चर देखेंगे हिस्टोन का ऑक्टोमर है, 8 प्रोटीन है, इसमें पूरे ये डीएनए पूरा रैप्ड है, और ये लिंक प्रोटीन है, हिस्टोन लिंकर। ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना इस तरह से जमी हुई होती है, ऐसे पूरा, यानी कि 6 के फॉर्म में 8 8 8 8 8 8 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमेटिन क्या हो गया? क्रोमेटिन क्या हो गया? कब ये बोलते हैं क्रोमेटिन? जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो वो क्रोमोसोम का फॉर्म बन जाता है, उसमें अलग ही स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक रॉड शेप न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, जो कि किससे बनता है? क्रोमेटिन से। ये किस समय, कौन कौन से टाइम पे बनता है क्रोमोसोम, कब कब ये बनता है? जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस समय बनता है क्रोमोसोम। जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जब मैसेज बन, यानी कि प्रोटीन बनने का मैसेज जीन से जीन से मैसेंजर आरएनए के थ्रू राइबोसोम में जाता है। तो जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कोडिंग। जीन का जो कोड है एमआरएनए में जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए जब टूट जाता है तो उसकी रिपेयरिंग में यूज होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब जीन वापस से जुड़ते हैं उस समय भी यूज होता है। और सेल डिवीजन, ये जो प्रोसेस है इस समय क्या होता है, क्रोमेटिन है क्रोमोसोम के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जो क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी वो जर्मन बायोलॉजिस्ट ने की थी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने। उन्होंने 1882 के टाइम किया था। फर्स्ट उन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग
सेल डिवीजन न्यूक्लियस में देखा था, जिसे उन्होंने क्रोमेटिन का नाम दिया था। पहले उन्होंने क्रोमेटिन का नाम दिया था, लेकिन उसको क्रोमोसोम का नाम दिया था डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में। ठीक है, तो वॉल्गर फ्लेमिंग ने 1882 में उसको क्रोमेटिन का नाम दिया सेल डिवीजन के समय, लेकिन वॉल्डेयर जी ने देखा कि वो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन पहले बोले थे लेकिन वो क्रोमोसोम था। जनरली जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोस्कोप में नहीं देखे जाते जनरली अपन जब देखेंगे, लेकिन जब हम वही सेल डिवीजन के दौरान देखेंगे ना तो एकदम क्लियर दिखता है पूरा, ऐसे एक्स एक्स जो बनता है ना, उस शेप में पूरा दिखता है, उसका आर्म वगैरह टेलोमियर दिखेगा, उसका कैप दिखेगा, सब दिखता है उसका। सेल डिवीजन के समय क्या होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और एक जो कॉपी होती है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमोसोम दो कॉपी चेंज होता है, एक कॉपी से दूसरी कॉपी बनती है। बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रोसेस होता है, इसको देखोगे तो नहीं, एक से दूसरा का कॉपी बन गया ऐसे बोलेंगे उसको देखेंगे तो। जो क्रोमोसोम होता है इसका मैं लिखूंगी, ये क्रोमोसोम होता है, ये इसका सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, ये उसको कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया रहता है यहीं से वो, और ये क्रोमेटिड होता है, ये टीलोमेर कैप होता है जो इसको कवर करके डीएनए को डैमेज से बचाने के लिए टीलोमेर का कैप होता है। इसमें दो आर्म होते हैं, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग लॉन्ग आर्म। इसके बारे में अच्छे से बताओ। कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जो क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। उसमें आर्म होते हैं, शॉर्ट आर्म को पी बोलते हैं, लॉन्ग आर्म पी बोलते हैं, उसे क्या सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये जो होता है, जो सेंट्रोमियर होता है, ये सेल डिवीजन के समय पॉइंट स्पाइनल फाइबर के अटैचमेंट के लिए पॉइंट बनाने का काम करता है, उसी से वहीं पे अटैच होती है। मैं इसको फोटो में दिखाऊंगी, बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ से जो स्पाइनल फाइबर को माइक्रोट्यूब्यूल अपन पढ़े थे सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल जो माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं यहीं से होके जाता है, तो दो पार्ट में डिवाइड करता है यहाँ से ऐसे कर। तो ये आधे जो क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं और आधे जो क्रोमोसोम इस साइड, यानी एक फूल के साइड एक चले जाते हैं, दूसरी फूल से दूसरा चला जाता है और डिवीजन होता है। जो टीलोमियर्स होता है, प्रोटेक्टिव कैप होता है क्रोमोसोम के एंड में, जो डीएनए को डिग्रेडेशन और क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ये कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग विटामिन डी वगैरह लेते हैं तो वो इसको बनाने का काम करता है, विटामिन टीलोमियर की कैप को प्रोटेक्शन का काम करता है। तो विटामिन डी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे क्रोमोसोम के प्रोटेक्शन में। इसको मैं बताऊंगी, इसका प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत सारी बीमारी से हम लोग इसीलिए बचते हैं। और जिनके विटामिन डी कम होता है ना, उनके म्यूटेशन के चांस ज्यादा होते हैं। कैंसर पेशेंट में मोस्टली देखोगे ना, विटामिन डी पूरा फॉल हो जाता है, विटामिन बी 12 हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सब फॉल हो जाता है ड्यू टू टेलोमियर का जो है कैप घिस जाता है। एक और प्रोटीन, एक काइनेटोकोर नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि प्रोटीन का बनता है, ये सेंट्रोमियर के अंदर ही रहता है। ये क्या करता है, स्पाइनल फाइबर का अटैचमेंट को सेल डिवीजन के समय फैसिलिटेट करता है, जिससे क्या है, प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है, क्रोमेटिड जो प्रॉपर सेग्रीगेशन होते हैं, आपस में डिवाइड इजी डिवाइड हो जाते हैं इक्वल अमाउंट। क्रोमोसोम के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। जितनी भी डिवाइडिंग सेल है हमारी बॉडी में, चाहे हेयर की हो, चाहे नेल्स के, स्किन की हो, चाहे लीवर की हो, सब में जितने भी सेल्स पाई जाती है सब में क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाई जाती है। इसको पता है, क्रोमोसोम 23 पेयर यानी 46 की संख्या में पाई जाती है, जिसमें एक जो सेट होता है ईच पेरेंट से आता है। ठीक है, जैसे माँ से हमको एक्स क्रोमोसोम मिलता है, पापा से हमको वाई क्रोमोसोम मिलता है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनमें माँ का एक्स और पिताजी का एक्स, दोनों के एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, तो फीमेल जेंडर बनता है। और पिता का वाई क्रोमोसोम और माँ का एक्स क्रोमोसोम मिलता है, मेल चाइल्ड जन्म होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उसमें केवल हाफ हाफ पेयर रहता है। ठीक है, यानी जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे और जो ओवम है उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, एट दैट टाइम वो जाइगोट बनता है, फिर 46 क्रोमोसोम का बन पाता है। ठीक है, बाकी सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, केवल हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ओवम और स्पर्म, उसी में क्या होता है, हाफ सेल होते हैं, हाफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 23। ठीक है, तो 23 पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं उसको डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट 46 डिप्लॉयड सेल्स बोलते हैं। और जो
रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, इसको हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें 23 सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, स्पर्म को गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, या रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये इंडिविजुअल के जेंडर को प्रिडिक्ट करते हैं कि मेल होगा कि फीमेल होगा। इसलिए जो जेंडर टेस्ट होता है ना, जब ये थर्ड मंथ के बाद जेंडर टेस्टिंग होती है, तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम को ही देखा जाता है कि अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम मिला बेबी के में, तो मतलब गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। अगर एक्स वाई मिला तो मेल चाइल्ड पैदा होगी। और जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम से 3 टाइम लार्जर होता है, तो थोड़ा बड़ा साइज का होता है एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है। एक्स क्रोमोसोम में लगभग 900 जीन्स पाए जाते हैं, एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं। 900 होते हैं, जिसमें 825 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, और 27 जो होते हैं नॉर्मल प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं। बाकी और भी जीन्स होते हैं, कुछ बचे हुए 3-4 जीन्स होते हैं जो और भी अदर काम करते हैं। जबकि वाई क्रोमोसोम में अप्रॉक्स 100 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, जिसमें SRY जीन्स जो होता है वो मेल फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर ये SRY जीन्स में डिफेक्ट आ गया तो मेल फीटस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और उसका वो नष्ट हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्ट हो सकता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंज होने से कई वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे, पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होता है, यानी 1 से लेके 23 तक पूरा सेटिंग रहता है, तो उसमें जो 21st जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। ठीक है, 21st में 2 क्रोमोसोम ऑलरेडी है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है, तो ये होता है 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। उसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जनरली डेवलपमेंटल डिले होता है, और उनका फेशियल ऐसा हो जाता है, जीभ निकला हुआ रहता है, फेस थोड़ा चौड़ा हो जाता है, हाथ भी छोटे छोटे होते हैं। तो इन लोग के जो हाइट हाइट होता है, वेट थोड़ा शॉर्ट होता है, शॉर्ट हाइटेड होते हैं, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है क्लीन फेल्टर। इसमें क्या होता है, जो मेल बेबी होते हैं, ये मेल में होता है मोस्टली, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम जो है मेल बेबी में पाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जो एक्स क्रोमोसोम है, जो माँ से मिला हुआ क्रोमोसोम है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, मतलब एक्स एक्स वाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, यानी एक वाई क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम, यानी पिता से एक वाई क्रोमोसोम मिला है और माँ से 2 एक्स क्रोमोसोम मिल गया, इससे हो गया, ये भी 47 होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिलेड इनकम्प्लीट प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी आने में टाइम लगता है, और कुछ कुछ फीमेलिश जो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं मेल में, जैसे मसल टोन रिड्यूस हो जाएगा, ब्रेस्ट पूरे दिखने लग जाते हैं फीमेल जैसे, और टेस्टी जो इन लोग का मेल जेनाइटल ऑर्गन है वो स्मॉल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। थर्ड है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल फीमेल बेबी में होता है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम एक एब्सेंट हो जाता है। 2 एक्स क्रोमोसोम से फीमेल बेबी पैदा होती है, तो इसमें एक कम हो जाता है, तो इसमें बहुत सारी इन लोगों को भी दिक्कत होती है ऐसे बच्चियों को। इसमें बहुत मोमोज हो जाते हैं, स्वोलन हैंड्स एंड फीट्स हो जाते हैं, प्यूबर्टी डिले, इसमें इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ओवम का डेवलपमेंट या ओवरी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेन मटेरियल, डीएनए, आरएनए, जीन्स। डीएनए जो होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डेवलपमेंट के लिए या फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है या कैरी करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करने का काम करता है। डीएनए को और क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है ये ऑर्गेनिज्म की ट्रेट को पास कर ट्रेट को डिटरमाइन करता है कि कौन सा ट्रेट उसमें आएगा। जैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीमेल में लंबे हेयर, कहाँ पे बाल आने हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कैसे होना, ओवम ओवरी का डेवलपमेंट, यूट्रस का डेवलपमेंट, जो जो फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारा फेमिनाइन स्ट्रक्चर बनना, ये सब डीएनए डिटरमाइन करता है। मेल में वैसी आवाज भारी होना, हेयर ग्रोथ, बॉडी में पूरा हेयर ग्रोथ उनके ज्यादा होता है, स्किन मोटी होती है, टेस्टिस का निर्माण होता है, पेनाइल ग्रोथ होता है। ठीक है, प्रोस्टेट का निर्माण। तो ये क्या है, हमको मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने का काम डीएनए का होता है। ठीक है, और ये जो डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट्स से क्या होती है, बच्चों को मिलती होती है रिप्रोडक्शन के टाइम, यानी कि
जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है उसी समय क्या होता है, जीन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वही उसी समय डिसाइड होता है कि आगे आने वाले बच्चे में क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या बीमारियां होंगी, सब उसी समय डिसाइड होता है। उन्हें लाइफलेस मॉलिक्यूल्स में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, सोचो केवल देखोगे ना, डीएनए के स्ट्रक्चर में एडिनोसिन है, वो भी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही सबसे बना हुआ है। फिर भी उसमें क्या कैसे, ईश्वर जाने, ईश्वर की रचना जाने कि इसमें क्या क्या चीजें रहती है। तो एक जो न्यूक्लियस होता है, सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए की लेंथ होती है वो लगभग 2 मीटर होती है, मैंने बताया था। लगभग एक इंसान, लंबा इंसान है, उसकी कितनी होती है, 2 मीटर, यानी लगभग 6.25 फीट, लगभग 6.25 फीट हाइट। ठीक है। और इसकी लेंथ में जो 2 मीटर की लेंथ होती है उसमें लगभग एक जो डीएनए होता है उसमें 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर मैं बताऊंगी, नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडिनोसिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। इसके बेस पेयर लगभग 3 बिलियन होते हैं। जो हमारा 13th क्रोमोसोम होता है, 1 2 3 से 1 से लेकर 23 में, तो 13th होता है, उसका इन्होंने डिटेल दिया है कि उसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो लगभग 3.2 सेंटीमीटर लंबा होता है। ऐसे अपन 46 क्रोमोसोम का अगर लेंथ देखेंगे तो उसको मिला के वो लगभग 2 मीटर तक हो सकता है। जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बंधा होता है, और एक एक दूसरे की तरफ कैसे होंगे, कॉइलिंग के स्ट्रक्चर में रहेंगे, लाइक ए ट्विस्टेड लेडर। ये देखो, ऐसा इसका जीन्स, हमारा जो डीएनए है ऐसा ट्विस्टेड रहता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से रहता है, ये सीढ़ी जैसी संरचना होती थी, इसमें सीढ़ी से चढ़ते जा से ऊपर से नीचे, ट्विस्टेड सीढ़ी। द साइड, जो लेडर का साइड होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर से बनता है। राइबोस शुगर क्या होता है, पेंटोस शुगर। जब हम लोग मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे ना, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट का टाइप पढ़ेंगे, तो उसमें शुगर का टाइप आता है, जिसमें जो 3 कार्बन होता है तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड या ग्लिसरॉल होता है। फोर को क्या नाम, और जो 5 जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसको राइबोस शुगर को, पेंटोस शुगर के, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, 5 कार्बन वाले शुगर इसमें ऐड होते हैं। फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट यहाँ भी, यानी फास्फोरस के बिना तो यानी कि जीन्स ही नहीं काम करेंगे। फास्फोरस की अगर कमी होगी तो सोचो सेल डिवीजन में कितना दिक्कत होगा। तो जो पेंटोस शुगर और जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं डीएनए के। जैसे ये है, ये पूरा बेस, ये फॉस्फेट शुगर, और जो ये सीढ़ियाँ बनती है, बैकबोन, स्पाइन बोलना चाहिए, तो वो डीएनए का स्पाइन किससे बनता है, हमारे पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ऐसे कितने सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है। नाइट्रोजन बेस डीएनए में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसमें बेस पेयरिंग कैसी होती है, एडिनोसिन थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ता है। दोनों जो 2 टाइप के जो नाइट्रोजन बेस है वो है प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन सबको याद है, यूरिक एसिड के डाइट में क्या देते हैं, लो प्यूरिन डाइट। ठीक है, प्यूरिन अवॉइड करते हैं यूरिक एसिड के में, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यही प्यूरिन है। इसी के मेटाबॉलिज्म, ये जब मेटाबोलाइज होता है ना, एडिनोसिन, एडिनिन और ग्वानिन जब मेटाबोलाइज होता है तब क्या होता है, यूरिक एसिड का इसका लास्ट जो बाई प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो इसी के मेटाबॉलिज्म में जब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो ब्लड में हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हमको ये देखने को मिलता है। तो जो हमारा प्यूरिन होता है, एडेनिन और ग्वानिन, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और pyrimidine जो होता है, साइटोसिन थाइमिन, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। मैं इसमें दिखाती हूँ। ये जो थाइमिन है, ये प्यूरिन है, एडिनोसिन, एडिनिन और ग्वानिन। तो ये लोग क्या है, इसमें डबल रिंग है। ठीक है, ये डबल रिंग है। इसमें क्या है, सिंगल रिंग है, ये सिंगल रिंग होता है। ये साइटोसिन सिंगल है, ग्वानिन डबल है, एडेनिन डबल है, यूरेसिल भी अलग सिंगल है, यार एक कंस्ट्रक्शन। तो ये बेस पेयर कैसे, देखो बेस की पेयरिंग जो होती है, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ये इसी बेस पेयर में पूरा स्ट्रक्चर जमा रहता है। इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया कि इधर के बेस पेयर इसमें जुड़ गया, इधर का बेस पेयर इसमें जुड़ गया, पूरा डीएनए में म्यूटेशन आ जाता है, यहीं पे जीन म्यूटेशन स्टार्ट होता है, असली ये पेयरिंग में ही।
बेस पेयर में थोड़ा सा भी चेंजेस पूरा जीन म्यूटेशन ले आता है। नेक्स्ट हमारा आरएनए। आरएनए को और क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना तो प्रोटीन का निर्माण ही नहीं होगा, आरएनए के बिना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि डीएनए मैसेज भेज रहा है, अगर आरएनए नहीं रहेगा तो प्रोटीन निर्माण नहीं होगा। तो मैसेज देने वाला यानी मैसेज बनाने वाला चीज डीएनए करता है, और मैसेज को ले जाने वाला आरएनए करता है। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस को में इन्वॉल्व होता है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस और जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बिना अगर जीन रेगुलेट नहीं होगा तो म्यूटेट होगा, म्यूटेट होगा तो कितनी सारी बीमारियां होती है, अभी आप लोग सब देख ही रहे हो। इतने सारे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी तो इसीलिए हो रहे हैं, जा जाके नष्ट कर देते हैं उनको, जीन्स को। एक सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंड वाला होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? हेयर पिन की जगह हेयर पिन जैसे रहता है वैसा बन सकता है, बल्जेस बन सकते हैं, या इंटरनल लूप्स के फॉर्म में ये रहता है। सीधे फॉर्म में नहीं रहता, कुछ ना कुछ लूप्स इसका टर्सरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो, और कॉइलिंग कर लेता है, ऐसे करके रहता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड रहता है। जो आरएनए होता है वो भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है? राइबोस शुगर और फॉस्फेट, और वो जो नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें कहाँ पे चेंज आता है? इसमें थाइमिन नहीं होता। अगर कोई बोलेगा कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, तो उसमें क्या है? यूरेसिल की जो थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए, इसलिए ये अलग हो जाता है। तो इसमें बेस की पेयरिंग कैसे होती है? एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है, क्योंकि थाइमिन को रिप्लेस कर दिया, और साइटोसिन गुआनिन के साथ, ऐसे उसकी पेयरिंग होती है। और हमारे जो सेल्स हैं उसमें लगभग 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। पहला होता है एमआरएनए, ये कोडिंग है, ये प्रोटीन कोडिंग वाले लोग वो है, क्या बोलते हैं, आरएनए है। ठीक है। तो जो मैसेंजर आर पहला आरएनए है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है, जिसमें डीएनए डीएनए जो होता है एमआरएनए का निर्माण करता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। और यही एमआरएनए क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से न्यूक्लियस में ले जाता है, और न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वहां पे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए मैसेज जाता है। और ये एज ए टेम्पलेट भी काम करता है, कि इसी मैसेंजर आरएनए में क्या है? पूरे जो अमीनो एसिड आके जुड़ते जाते हैं, जो हमने देखा था राइबोसोम के उसमें स्ट्रक्चर में, प्रोटीन अमीनो एसिड आके जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दूसरा हमारा आरआरएनए। ये आरआरएनए में जो है, ये वहां पाया जाता है, कहाँ पे? हमारे न्यूक्लियोलस में। ठीक है। और ये राइबोसोम का निर्माण करता है, ये डीएनए में बनता है, ये वाला मैसेंजर आरएनए डीएनए में बनता है, और जो राइबोसोमल आरएनए है वो न्यूक्लियोलस में बनता है। और ये क्या करता है? राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलके राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलके राइबोसोम का निर्माण करता है। थर्ड हमारा ट्रांसफर आरएनए। ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है आरएनए का, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसको पकड़ पकड़ के लाके राइबोसोम को देता है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है एमआरएनए में जा जाके जोड़ते जाता है। ठीक है। ये 3 मेन आरएनए है, इन लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं, जैसे माइक्रो आरएनए। इन लोग इनहिबिशन का काम करते हैं। स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, दे इन्वॉल्व जीन के एक्सप्रेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में और रेगुलेशन में। जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ना, उसको इन्हीं लोग रोक देते हैं। तो उससे उसके बाद कंटिन्यू तो बनते जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा प्रोटीन। मेन टॉपिक, जी सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल जिसके लिए पूरा कहानी हम लोग पढ़े हैं। जीन्स जो होता है, डीएनए का एक फ्रैक्शन या पार्टिकल होता है। ठीक है, अपन मैं फोटो दिखाती हूँ। जी, जीन का एक फ्रैक्शन होता है, ये पूरा फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन हो गया, ये समझ, ये इसको जीन्स बोल। जीन डीएनए मॉलिक्यूल का एक फ्रैक्शन होता है, जिसमें कोड या मैसेज होता है इसके लिए, स्पेसिफिक प्रोटीन के निर्माण के लिए। ठीक है। यानी कि इसमें कौन सा अमीनो एसिड जाके जुड़ेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा साइटोसिन बन रहा है, उसमें सिस्टीन आ रहा है कि लाइसिन आ रहा है कि आर्जिनिन आ रहा है, तो ये सब इंफॉर्मेशन किसमें रहता है? हमारे जीन्स में रहता है। तो जीन्स को क्या बोला गया है? एक बुक बोला गया है, जिसमें पूरी कैसे प्रोसेस होता है उसकी पूरी उसमें कहानी रहती है, कि ये करने पे पूरा प्रोसीजर इसमें रहता है जीन्स में।
कि कौन सा प्रोटीन कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, सारी इन्फॉर्मेशन। यानी हमारे जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन है, सबका ये इन्फॉर्मेशन इसके पास रहता है, जीन्स के पास। जीन्स जो होता है हमारे सेल के बेसिक हेरिडिटरी यूनिट को बोलते हैं। ठीक है, यानी हेरिडिटरी यूनिट सिर्फ एक जो जीन हेरिडिटरी यूनिट होता है, बहुत सारे जीन मिलकर हेरिडिटरी क्या बोलना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल का निर्माण करते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। एक जो ह्यूमन डीएनए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसमें लगभग, ये अभी की रिसर्च है जिसमें 20,000 से लेकर 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स पाए जाते हैं। कैन यू इमेजिन कितने सारे जीन्स है, माय गॉड। और ये जो जीन्स होते हैं लगभग 1 लाख से लेकर मिलियंस प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं थ्रू ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मेथड, जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लोग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मतलब एक जीन जो है डिफरेंट टाइप के आरएनए बना सकता है। ठीक है, यानी एक जो जीन है बहुत आरएनए बनाने के मैसेजेस होते हैं। एक ही एमआरएनए में एक ही प्रोटीन नहीं बनता है, वो कई एमआरएनए बनाएगा, उसमें उसमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे बोला गया है एक जीन में लगभग 100 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। 100 प्रोटीन, हम लोग को तो आधे प्रोटीन का नाम ही नहीं पता है, इतने सारे प्रोटीन ये खुद ही बना रहा है। और इसके अलावा और कौन कौन से मेथड है जिससे जीन्स प्रोटीन बनाता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाता है, ट्रांसलेशन मीन्स किसको बोल रहे हैं, जब हमारा एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए से जो अमीनो एसिड जुड़ते जाता है, एमआरएनए में टेम्पलेट का फॉर्म करता है, फिर ट्रांसफर आरएनए एक एक करके अमीनो एसिड जोड़ते जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यानी एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। इस ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद प्रोटीन का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, बहुत और मॉडिफिकेशन होता है। उसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन हो सकता है, सेकेंडरी टर्सरी करके उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, या जो अल्फा बीटा चेन के रूप में हो सकती है, या ग्लोबुलर प्रोटीन के रूप में हो सकती है। ये भी इससे क्या है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे इसके अलावा और कौन कौन से मेथड होते हैं? फॉस्फोरिलेशन में मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, ग्लाइकोसिलेशन में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। इसके अलावा क्लीवेज जब टूटता है उससे भी प्रोटीन बनते हैं। समझ लो 1000 की संख्या में एमिनो एसिड्स हैं, अगर वो 2 पार्ट में टूट गया, 500 तो 2 अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करता है। इससे नए नए प्रोटीन्स का निर्माण होता है। एंटीबॉडी इंकोडिंग जीन्स भी होते हैं जिससे बहुत प्रकार की एंटीबॉडीज प्रोटीन बनते हैं, यानी कि कितने हजारों प्रकार की एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, टीपीओबी भी एंटीबॉडी होता है, थायराइड प्रोक्सीडेशन जो एंटीबॉडी होता है, जितने प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन जो आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई, जितने प्रकार के एंटीबॉडी हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एनए भी होता है, जो न्यूक्लियस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, पेरोक्सिसोम के अगेंस्ट में एंटीबॉडी, यानी कि बॉडी में जितने स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती है। तो वो भी बनाने का काम कौन करता है, जीन। जीन्स को लगता है, वो उसको लगता है कि कुछ क्या बोलना चाहिए, फॉरेन मटेरियल आ गया जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो तुरंत जीन्स का निर्माण करने लग जाता है। इसके अलावा क्या होता है, रीपर्पसिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है, कई प्रोटीन क्या है, टूट जाते हैं। ठीक है, डैमेज हो गया है तो उसका अमीनो एसिड अलग हो गया, अमीनो एसिड से नाइट्रोजन अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इन लोग क्या करते हैं, वापस उसको रिक्रिएट करके नए प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज करके वापस से नए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये जीन्स है, इस तरह से प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन्स का निर्माण करता है? पहला है एंजाइम्स। एंजाइम जो है सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो जितने फंक्शनल प्रोटीन है उसमें एंजाइम्स भी आता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग हो गई, हमारे पेरोक्सिसोम की कवरिंग हो गई, राइबोसोम की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कवरिंग हो गई, गोल्गी बॉडी की कवरिंग हो गई। तो सबके जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसका भी निर्माण जीन करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे हमारा लाइपोप्रोटीन होता है, एक जगह से दूसरी जगह कोलेस्ट्रॉल को ले जाने का काम, एक जगह से दूसरी जगह ट्राइग्लिसराइड को ले जाने का काम करता है। इसके अलावा हार्मोनल प्रोटीन होते हैं, हार्मोन के रिसेप्टर बनाने का काम। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन हो गए, स्टोरेज प्रोटीन हो गए। तो इस तरह से क्या है, कई प्रकार के प्रोटीन का निर्माण जीन करता है। हम्म, अब है पूरा ओवरऑल अभी तक जितना पढ़े उसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जितने मटेरियल क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या काम करता है हमारा, सेल सेल की एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इवन मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, सेल की ग्रोथ हो गया, सेल का रिप्रोडक्शन हो गया, सेल का डिवीजन हो गया,
तो ये सारे जो काम है न्यूक्लियस में ही होते हैं। न्यूक्लियस से जो मैसेज आता है उससे होते हैं, न्यूक्लियस खुद करता है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जितने भी प्रकार के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आर आरएनए और अदर नॉन कोडिंग जो आरएनए, वो सबका जो निर्माण होता है, ये सबका जो सिंथेसिस होता है, वो कहाँ होता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब ये वीआईपी है तो वीआईपी टाइप के काम करेगा। राइबोसोम की जो सब यूनिट्स है उसका भी निर्माण न्यूक्लियस कौन सा पार्ट करता है? न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोम की जो 60s और जो 40s जो यूनिट होती है, जिसको मिलकर वो 80s का यूनिट बनता है, उसका निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में, यानी न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में होता है। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इंटर स्पेस हो गया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो गया, न्यूक्लियर कोर हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं? अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से सेव करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि बाहर से कोई डैमेज ना। इसके अलावा अपन ने देखा क्रोमोसोम में क्या होता है? कैप होता है, जो उसकी प्रोटेक्शन है, टीलोमियर करके कैप होता है, जो क्रोमोसोम को डैमेज से बचाता है। इसके अलावा और क्या काम करता है? एमआरएनए के थ्रू क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज की या जेनेटिक इंस्ट्रक्शन की साइटोप्लाज्म में लेके जाने का काम करता है। न्यूक्लियस से ही होता है ये काम। सेल डिवीजन के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको भी कंट्रोल कौन करता है? जीन्स करता है। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये जो इसके प्रोसेस होते हैं, मैं आगे वीडियो दिखाऊंगा। इसके बाद में जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखने का काम करता है, और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सके। ठीक है, हमारे अंदर के जो भी जीन्स है वो हमारे डॉटर या सन के में ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियस। इसके अलावा डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये भी काम होता है। ये सारे प्रोसेस हमारे डीएनए में होते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर। कितने प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, 22 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो हंटिंगटन डिजीज होने के चांसेस है। ऑटोसोमल जैसे होते हैं, जब हमारे ऑटोसोम जो जीन्स है वो डोमिनेट की जगह रिसेसिव यानी कि डिप्रेस हो गए, सप्रेस हो गए, तो भी बीमारियां होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फेनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, टाइसेस डिसीज हो गया, तो ये भी हो गया। इसके अलावा हो गया नॉन डिसजंक्शन। इसमें क्या हो गया? नॉन डिसजंक्शन में डाउन सिंड्रोम, इन क्रोमोसोम प्रॉपरली नहीं बना, डाउन सिंड्रोम हो गया, उसमें जो 21st जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम नहीं बन पाता है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बन जाता है। इसके अलावा डिलीशन, डिलीजन जो डिलीट बोलना चाहिए, इसमें क्या है? जेनेटिक प्रॉपर जीन्स नहीं बन पाते हैं, तो उसकी वजह से क्रोमोसोम जो 5 है उसमें डिलीशन का फॉर्म आता है, तो उसमें भी जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होता है। इसके अलावा एक्स लिंक रिसेसिव, जब एक्स लिंक जो क्रोमोसोम होता है वो रिसेसिव, डोमिनेट होना मतलब दिखना, और नॉन रिसेसिव मतलब नहीं दिखना। तो जब एक्स लिंक जो क्रोमोसोम होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो हीमोफीलिया ए होता है या रेड वेन कलर ब्लाइंडनेस होता है। जो हमारा हीमोफीलिया होता है इसमें क्या होता है? ब्लड नहीं रुकता है, इसमें जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है ना वो नहीं बन पाते हैं, जिससे कंटिन्यू क्या होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ये भी क्रोमोसोम से ही होता है। ठीक है, इस तरह हमारा ये